गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इसके पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है, तो सेल जो होती है, सेल बाहर की और इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो अगर वह एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के बाहर लिपिड्स और प्रोटीन की बनी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल अगर है, अगर जैसे पहले कोई हम एक प्लांट सेल यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, अगर कोई प्लांट सेल अगर हमने बनाया है यहाँ पर, ये एक प्लांट सेल है, मान लिया कि प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वह एक बहुत ही टफ और रिजिड होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इसे कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल होती है, सेल वॉल। तो आप ये कह सकते हो कि जो प्लांट है तो प्लांट की सबसे बाहर की कवरिंग होती है और इसी के अंदर यहाँ पर इसी के अंदर सेल वॉल होती है। प्लांट सेल कुछ इस तरह से होती है और प्लांट सेल में और अंदर की तरफ यहाँ पर एक ऐसे करके अंदर, इसके अंदर एक आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। यहाँ पर अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलती है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसको कोई दूसरा कलर से बनाते हैं। देखिए दूसरा कलर आपको विजिबल होगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मुश्किल दिखे। एक मिनट देखिए, दिख रहा है कुछ? नहीं, विजिबल कलर नहीं, कुछ दिख नहीं पाएगा। या येलो से बनाते हैं, देखिए येलो कलर दिखता है। एक मिनट देखिए, दिख रहा कोई कलर विजिबल नहीं, केवल व्हाइट ही कलर आपको दिखेगा क्योंकि लाइट जल रही है ना। तो ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये इस समय यहाँ पर ये इस मतलब कहने का कि सेल वॉल के बाहर, सेल वॉल तो बाहरी कवरिंग है और इसके अंदर जो होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताओ ये प्लांट सेल है, ये कैसी सेल है? ये प्लांट सेल है और ये कैसी सेल है? एनिमल सेल है। अगर आपसे कहा जाएगा कि एनिमल सेल की सबसे आउटर कवरिंग बताओ, तब आप क्या बताओगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कहा जाएगा प्लांट की सबसे आउटर कवरिंग बताओ, तो आप बताओगे सेल वॉल और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। और अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पर एक अंदर एक न्यूक्लियस होता है और अभी उसके बारे में आपको हम बाद बताएंगे। तो ये प्लांट सेल हो गया। अब देखिए सेल वॉल जो होती है, ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? जो यहाँ सेल वॉल आप देख रहे हो, ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कभी कभी इसमें हेमी सेलुलोज भी मिलता है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है। लिग्निन भी पाया जाता है, पैक्टिन भी मिलता है। इस तरह से करके मतलब आप मेन कंपोनेंट्स याद रखोगे, वह है सेलुलोज। आप ये कह सकते हो, आपसे पूछा जाएगा कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप सेलुलोज बताओगे, हेमी सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। लोज अगर आप याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, लिग्निन याद कर लेते हो, पैक्टिन याद कर लेते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन सेलुलोज को तो नहीं बोलना। और ये नॉन लिविंग होती है, ये आप याद रखोगे। ये क्या होती है? नॉन लिविंग। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए लिविंग कहते हैं। ये लिविंग मेम्ब्रेन है और ये नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है। अब कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, हाँ अब देखिए प्लांट सेल की, देखो ये प्लाज्मा सेल वॉल जो होती है, ये भी क्या करता है? सेल वॉल जो होता है एक शेप और साइज देता है और सेल वॉल सेलुलोज से लिग्निन की बनी होती है, जो काफी टफ होती है, काफी रिजिड होती है ये। इसीलिए प्लांट देखो कोई सॉफ्ट नहीं होकर कितने हार्ड होते, टफ होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कभी कभी क्या होता है ना, सेल से जैसे मान लो कि सेल है तो सेल से वाटर हमेशा बाहर निकल जाता है। अगर कभी इस सेल वॉल के मिलने से एक फायदा क्या होता है, अगर पूरा इसका वाटर बाहर निकल जाए
जब इसका वाटर पूरा बाहर निकल जाएगा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन भले चाहे वह, जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन इसको छोड़ देगी, यहाँ पर इसको सेल मेम्ब्रेन जो है इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे छोड़ देगी, ऐसे छोड़ करके ऐसे सेल मेम्ब्रेन आ करके ऐसे किनारे पर ऐसे पड़ी रह जाएगी ऐसे। तो अब यहाँ पर देखिए, लेकिन इसका जो सेल वॉल जो होती है, अगर वाटर बाहर निकल जाता है फ्लैसिड कंडीशन में, अगर सेल आ जाती है या श्रिंक कर जाती है, लेकिन सेल वॉल जो होता है थोड़ा बहुत श्रिंक करता है, लेकिन सेल वॉल अपनी जगह पर बना रहता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह एकदम श्रिंक कर जाता है, और इस तरह से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस ये वर्ड आपके एनसीईआरटी किताब में क्लास 9th में ये प्लाज्मोलाइसिस वर्ड आया है। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब कुछ नहीं होता। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब ये होता है कि जब सेल से वाटर बाहर निकल जाता है तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वह श्रिंक कर जाता है, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो अपनी जगह पर वैसे की वैसे ही रहती है, ऐसे रहती है। और फिर जब इसमें वाटर फिल हो जाता है तब ये टर्जिट हो जाती है, तो फिर जाकर के अपना कवर कर लेती है। तो सेल वॉल से ही है। तो आपके लिए याद रखने वाली चीजें जो है वह सेल वॉल के बारे में याद रखोगे। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट की, जो कि नॉन लिविंग होती है, सेलुलोज की बनी होती है। हेमीसेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन भी पाया जाता है। और अब आप लोग पढ़ेंगे अब न्यूक्लियस के बारे में। ये न्यूक्लियस क्या होता है? तो अब जैसे मान लो ये सेल अगर है, ये सेल है, तो सेल के बीच में ही एक, चाहे वह प्लांट सेल हो चाहे वह एनिमल सेल हो, एक गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे कहते हैं न्यूक्लियस। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन से ढका रहता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है और इसी के अंदर एक गोल स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो में प्रोटीन, आरएनए, डीएनए होते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। तो अब न्यूक्लियस के कितने पार्ट हो गए? एक तो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया न्यूक्लियोलस, और इसमें एक प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जैसे साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर जो भरा रहता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेमी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। तो उसी तरह कुछ सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर भी भरा रहता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें भी डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। और यहीं पर ऐसे करके थ्रेड लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं, या तो आप इसको कह सकते हो कि ये क्रोमैटिन नेटवर्क बना लेते हैं। अब एक न्यूक्लियस का डायग्राम हम आपको अलग से बना करके समझाने जा रहे हैं। तो ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद फिर इसका डायग्राम अलग से बना रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक सेल है, और सेल है तो ये सेल का क्या है? ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस को हमने बाहर निकाल लिया, केवल किसको? न्यूक्लियस को। ये जो न्यूक्लियस है हमने इसको एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ बाहर, और आपको दिखाने की कोशिश करें न्यूक्लियस होता कैसे है। न्यूक्लियस देखिए, एक न्यूक्लियस एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। डबल लेयर की मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से डबल है, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। तो इस तरह से न्यूक्लियस एक डबल लेयर से बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो अब बीच बीच में कहीं पर न्यूक्लियर पोर होते हैं, इस तरह से। तो ये एक देखिए, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियर पोर है, तो न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के सब्सटेंस
एक्सचेंज करते रहते हैं। और ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो गया। तो पोर होते हैं और डबल लेयर का स्ट्रक्चर होता है, एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में या किनारे में एक डेंस एरिया मिलता है ऐसे करके, जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं रहता। इसमें क्या रहते हैं, इसमें इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम यहीं पर राइबोसोम होते हैं, आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। तो न्यूक्लियर, और इसके अंदर एक सेमी सॉलिड भरा रहता है, बहुत सारा इसके अंदर सेमी सॉलिड भरा रहता है। इसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और आरएनए, डीएनए, राइबोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और एक थ्रेड लाइक ऐसे करके बहुत ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं। एक नेटवर्क बना रहता है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर ऐसे बना रहता है इसमें, न्यूक्लियस में। इसको कहते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं, या तो क्रोमैटिन नेटवर्क भी कहा जाता है। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट हो गए। एक तो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलस एक डेंस एरिया मिलता है। इसमें 95% तक आपको प्रोटीन मिल जाएगी, 5% आपको आरएनए, डीएनए, ऐसे करके परसेंटेज नहीं याद करना, बस आप इतना याद रखो कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स होते हैं और आरएनए भी मिलते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये राइबोसोम, और यहाँ पर देख रहे हो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से लगी रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे अभी बाद में। और यहाँ पर भी बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं। तो कहने का मतलब जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है, उस आउटर लेयर न्यूक्लियस के आउटर उसी से लगी रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको बताएंगे, ये एक ऑर्गेनल होता है। अभी आपको यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं। तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके बाद न्यूक्लियोलस, और ये हो गया क्रोमैटिन थ्रेड, और इसके अंदर जो भरा रहता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी प्रोटीन रहता है, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। और तो अब ये हो गया, देखिए अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पर सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप की होती है सेल्स। अब जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया, जैसे हमने मान लिया कि एक बैक्टीरिया है, यहाँ पर हमने एक बैक्टीरिया बनाया, देखिए दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, एक बैक्टीरिया हमने बना दिया। तो बैक्टीरिया क्या होता है, प्रिमिटिव प्लांट होता है, प्लांट आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। अगर जैसा मान लो ये सेल है, अगर इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो इसका न्यूक्लियर कंटेंट्स जो न्यूक्लियर जो भी होता है, न्यूक्लिक सब्सटेंस जो होता है, वो सब बिखरे रहेंगे। तो अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ये सारे के सारे जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ऐसे करके ऐसे बिखरे रहते हैं। तो इसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहा जाता अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। जैसे बैक्टीरिया हो गया, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं पाया तो उसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहा जाता। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, जैसे मान लिया यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तब इसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहा जाएगा। इसके न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर सब्सटेंस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, तब उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तब उस सेल्स का नाम क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल को कहा जाता है जिसमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता। ट्रू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो उसका न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वह साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, उसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। ये बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन
ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया की जो सेल होती हैं उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो उसके न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं वह साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सेल बनाया, एक सेल ऐसा बना दिया और यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर है तो इसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और केवल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया हैं, इनको छोड़ दो तो जितनी भी सेल होती है वो सब की सब यूकैरियोटिक सेल होती हैं। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पर सेल को दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तो ऐसे उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हो यहाँ क्रोमैटिन थ्रेड्स जो देख रहे हो, अब इस क्रोमैटिन थ्रेड्स के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। स्टूडेंट सब देखते हैं, अब यहाँ पर जो एक न्यूक्लियर जो क्रोमैटिन थ्रेड्स है, क्रोमैटिन थ्रेड्स को हमने इसे बाहर निकाल लिया। चलिए, ये एक नेटवर्क बनाए रहते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स आप देख रहे हो, जब इसको सेल डिवीजन करना होता है तो सेल डिवीजन करते समय ये जो होता है कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस मतलब सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ करके कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे करके। इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जब क्रोमैटिन थ्रेड्स कंडेंस हो जाते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। अब सेल डिवीजन, अभी क्रोमोसोम के में क्या होता है? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन होती है। इसमें क्या होती है? डीएनए और प्रोटीन होती है। अब डीएनए के कुछ फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, उसे जीन कहा जाता है। यानी डीएनए के टुकड़े को आप क्या बोलोगे? जीन कहोगे। तो हम कहने का मतलब हमारा ये है कि जो सबसे मेन, जैसे आरएनए जो या डीएनए जो होता है, डीएनए मतलब ये क्रोमैटिन थ्रेड से ही रिलेशन रखता है। ये क्रोमैटिन थ्रेड्स जब सेल डिवीजन, जब डिवाइड होती है, उन्हें लग जाती है, तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं ये कंडेंस हो जाते हैं, तब एक स्ट्रक्चर जो बनता है इसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम है, ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब डीएनए का कोई फंक्शनल सेगमेंट होता है, उसी को कहते हैं जीन। अब ये जीन का फंक्शन क्या होता है? जो जीन होती है, इस जीन का फंक्शन क्या होता है? जीन जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। अब देखो, ये जीन डीएनए का बना है, डीएनए क्रोमोसोम में मिल रहा है। क्रोमोसोम कहाँ मिल रहा है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स में। वही आगे चल करके यहाँ क्रोमोसोम्स बनाया। यानी जीन का रिलेशन किससे है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमैटिन थ्रेड से है। अब ये देखते हैं कि ये जीन जो होता है, जीन में क्या रहता है? जीन में जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो जनरेशन जो कैरेक्टर्स जाते हैं उसे जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स को ले जाने का काम जो कौन करता है? जीन ही करता है। अब जीन कह लो, चाहे डीएनए कह लो, चाहे क्रोमोसोम कह लो, चाहे क्रोमैटिन थ्रेड्स कह लो, चाहे आप न्यूक्लियस कह दो, बात तो वही हुई। क्योंकि न्यूक्लियस आप 9th क्लास के स्टैंडर्ड से अगर आपसे पूछा जाएगा कि अब हम फंक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस कैसे फंक्शन करता है, तो न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है वह जेनेटिक, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए का बना होता है, डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स को जीन कहते हैं, यानी डीएनए के टुकड़े को जीन कहते हैं। और जीन ही जो पेरेंट से जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उसका इनहेरिटेंस करते हैं, उसे एक जनरेशन यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ले जाने का काम करते हैं। दूसरा चीज होता है कि न्यूक्लियस, एक तो फंक्शन ये हो गया बहुत बड़ा, न्यूक्लियस क्या करता है? सेल की सारी एक्टिविटी पर ये कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोलस है जहाँ से राइबोसोम्स बनते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं।
तो इस तरह से इसका रहा फंक्शन, हमने आपको बताया। आप बड़े क्लासेस में डीएनए के बारे में, जीन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे क्लास 9 के स्टैंडर्ड से, बस आपको इतना जानना है। अब नेक्स्ट हम आपको साइटोप्लाज्म यहाँ जो भरा रहता है साइटोप्लाज्म के बारे में बताएंगे और फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताएंगे। ठीक है, सो आप समझ लीजिए। थैंक यू।